संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। कोरोना से निपटने के लिए मांगा प्लान। अब कल होगी मामले की सुनवाई। हरीश साल्वे नियुक्त हुए कोर्ट के सलाहकार। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। ऑक्सीजन पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा एकजुट होने की जरूरत। केंद्र के साथ संपर्क में अतिरिक्त ऑक्सीजन होने पर दूसरे राज्यों की करेंगे मदद। तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए वोटिंग जारी। उत्तर 24 परगना में 2 पोलिंग बूथों पर हंगामा। 43 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक व्हाट्सएप की याचिका खारिज। सीसीआई करेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज हो रहा है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है। सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनी लगाई गई है। जगहों पर हंगामे की खबर भी सामने आ रही है। टीएमसी ने आरोप ये लगाया है कि उसकी कार्यकर्ता पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है और टीएमसी के मुताबिक नॉर्थ 24 परगना के बीजपुर सीट के बूथ नंबर 70 पर टीएमसी कार्यकर्ता माधव दास पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है। बता दें आपको ये कि उत्तर 24 परगना जिले के अंतर्गत आने वाले टीटागढ़ में मंगलवार रात को एक डंपिंग ग्राउंड में क्रूड बम फेंका गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मलबे के नीचे दबे 2 व्यक्तियों को निकालकर बीएन बॉस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि वहीं दूसरे घायल शख्स को कोलकाता के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। का टाइम में गोली फायरिंग हुआ था। इधर भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था, उधर भी हुआ था। 3-4 जगह हुआ था। आतंक फैल रहा है हिंदू ग्राम के ऊपर। प्रशासन के इतनी बार ये लोग फोन किया, नेता को फोन किया, कोई भी नहीं आया। यहाँ का पुलिस प्रशासन ऐसा है, कुछ कहो तो सो गया एक बार। ऐसा सोता है तो मत पूछो। कोई मर जाएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप हिंदू है। हम हिंदू है। हम लोग के किसी का क्या भरोसा है नहीं है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है। हम देखा था, आज में भी गया था, बहुत जगह में गया था, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण की सीटों पर वोटिंग हो रही है और बाकी बची 71 सीटों के लिए अगले 2 फेज में वोटिंग होनी है। मुस्लिम बहल, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले की सीटों पर ही कांग्रेस का बंगाल में सियासी वजूद टीका हुआ है। और आपको बता दें कि इस बार ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी का दारोमदार इतनी सीटों पर है और वहीं बीजेपी इस इलाके में त्रिकोणीय लड़ाई में अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमएक्स क्यूरी भी नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है और इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाइयों की सप्लाई, तो तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और साथ ही चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही हो और कोर्ट को नहीं। और अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कि कल होगी। तो
कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ ही दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, एक्शन मोड में है सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र और हाई कोर्ट की ओर से उन्हें मदद मिली है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। कई जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है और केंद्र की ओर से पहुंचे 380 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 480 टन किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से ही आती है। सीएम ने इसी दौरान बताया कि हमें किस राज्य से ऑक्सीजन मिलेगी, कौन सी कंपनी देगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो वहीं जिन राज्यों ने दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है, वहां की राज्य सरकारें कंपनियों को रोक रही हैं। पिछले 2 दिनों में केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी बहुत मदद की है। देश के कोने कोने में हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया। इसी मुद्दे पे वापस लौटकर आएंगे, लेकिन ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री दिनेश सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। घंटे की है, कहीं 2.5 घंटे की है, कहीं 18 से 20 घंटे की है, कहीं किसी में 24 घंटे या 11 घंटे की है, बाकी सब में तो 4-6 घंटे, 10 घंटे, 8-10 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। सवाल यह है कि जब कल बहुत अच्छे से केंद्र सरकार ने एलोकेशन बढ़ा दिया दिल्ली का
बाकी राज्यों के भी एलोकेशन तय कर दिए। और जब देश में यही नियम लागू है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलनी है, तो फिर कुछ राज्य, और मैं नाम लेकर स्पेसिफिक बोलूं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। ये समय, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपस में झगड़ने का नहीं है, पूरे देश को इकट्ठे होकर लड़ने का है। अब हरियाणा, परसों जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक। और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था, क्योंकि जहां से उठना था, जहां से। तो सुना जिस तरीके से आपने कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। लेकिन अब ले चलते हैं हरियाणा की लाइव तस्वीरों पर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मानो गैस सिलेंडर बनाने की बात है, उसकी आवश्यकता है, या कहीं गैस का जो इक्विपमेंट है जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है। कोई भी कोविड के रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, या कोई जिसके पास अपने कैपिटल की कमी पड़ रही है, नया प्रोजेक्ट उसको लगाना है, तो वो लगाने के लिए इस पैसे से बैंकों से बात होगी, बैंक तुरंत पैसा देंगे और उसकी गारंटी जो है सरकार की रहेगी 500 करोड़ तक। ये हम एक फंड बना रहे हैं। एक है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशंस, एक पॉलिसी बनाई है जो माइंस डिपार्टमेंट में बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी। पिछले दिनों में हमने माइन के जो लोग थे उनको, कंट्रैक्टर जो थे, उनकी मीटिंग बुला करके उनके बीच में घोषणा भी की थी, लेकिन उसकी फॉर्मल पॉलिसी आज हमने बनाई है। एक तो एनुअल डेड रेंट जो था उसका रेट ऑफ इंक्रीज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, उसका नाम पॉलिसी का है हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन स्टॉकिंग ट्रांसपोर्टेशन मिनरल एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2012। हो गया ना? प्रेस नोट लायक है ये। तो ये रूल्स इसमें चेंज किया है। तो इसमें एनुअल डेड रेंट का जो इंक्रीज है वो हर 3 साल में पहले 25% था, अब उसको कम करके 10% किया है कि अब इंक्रीज 25% ज्यादा लगता है 3 साल में, तो 10% किया है, और ताकि उसी हिसाब से अपनी ऑक्शन में वो उसको अपना फैक्टर इन कर लेंगे। दूसरा, सरेंडर करने की बड़ी कठिनाई आती थी पहले। सरेंडर करने में जो नहीं चला सकते थे किन्हीं भी कारणों से, वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन इतनी कठोर यानी उसका जो प्रोसीजर था कि सरेंडर करना चाहते हुए भी वो कर नहीं पाते थे, और वो जो मीटर चलता रहता था जिसके कारण से लिटिगेशन बहुत हो जाती थी और करोड़ों रुपया उनकी तरफ निकलता था, वो कहते हैं नहीं निकलता है। तो उसका सिंपल कर दिया कि जिस दिन सरेंडर करना चाहेगा उस दिन जो उस समय तक के ड्यूज हैं, जिस महीने में सरेंडर करना चाहता है उस महीना प्लस 1 महीना और उसके ड्यूज पे करके एनओसी ले और सरेंडर करने का एनओसी लेटर के साथ जमा करा दे। तो जितना पैसा उसने दे दिया वर्तमान महीना और 1 महीना नेक्स्ट, उस दिन तक टेंट देने के बाद उसका सरेंडर फाइनल माना जाएगा। फिर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करे ना करे कोई जरूरत नहीं है, डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, ताकि झगड़े ही खत्म हो जाए। और डिपार्टमेंट जिस दिन वो सरेंडर करेगा उस दिन काम बंद कर देगा। उसके तुरंत बाद विद इन 1 मंथ वो सारा सर्वे करके आएंगे कि हाँ इसने जितना मटेरियल निकालना था उससे ज्यादा तो नहीं निकाल रखा, ज्यादा निकाला है तो उसका एक फाइन रिपोर्ट बना करके उसको दे देंगे, और उस फाइन की रिपोर्ट के आधार पर वो नेक्स्ट पैसा जो बचता है उस समय तक वो भी जमा करा दे, तो उसके बाद वो फ्री है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर, बरसात के दिनों में 2 महीने रखे हैं, 2 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट तुरंत उसको ऑक्शन करेगा, ऐसा भी प्रोसीजर तय कर दिया।
ताकि बंद भी रहेगी कोई माइन तो मैक्सिमम 3-3.5 महीने बंद रहेगी, इससे ज्यादा बंद नहीं रहेगी। पहले तो कोई माइन एक बार झगड़ा होता है, बंद होती है तो फिर साल 2 साल बंद ही पड़ी रहती है। फिर नई कोई पॉलिसी आएगी, ऑक्शन आएगी, रेगुलर पॉलिसी चलेगी ऑक्शन की। हर महीने ऑक्शन होगा, जो खाली पड़ी है अगले महीने जो खाली हो जाएंगे हर महीने फिर उसका। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने चिंता जताई है। सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा और जयवीर शेरगिल का। संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है, 3 लाख का आंकड़ा पार हो गया। अफसोस की बात है, राज्य आपस में ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये फटकार लगाने के लिए सरकार को कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तुरंत करें। दिल्ली में बिस्तर नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए अस्पताल मारे मारे फिर रहे हैं। मरीजों की हालत में आपको क्या बताऊं। ऐसे में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जाने कहां व्यस्त हैं। हमें मालूम है गृह मंत्री तो रैलीज में व्यस्त हैं बंगाल में, उनका वो हंसता हुआ चेहरा पोस्टर्स में दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की कोई एक टिप्पणी, वो टिप्पणी ही तब करते हैं जब राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता सवाल उठाता है तो आ जाते हैं वो ट्रोल बनकर। स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया। नरेंद्र मोदी जी लापता हैं, स्वास्थ्य मंत्री लापता हैं, गृह मंत्री बंगाल में चुनाव में व्यस्त हैं और देश आत्मनिर्भर हो चुका है। हमारे मरीज आत्मनिर्भर हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बिस्तरों की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। देश त्राही त्राही कर रहा है। देश में 3 लाख से अधिक कोरोना केसेस का होना आज इस बात का घिनौना प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने
हिंदुस्तान के स्वास्थ्य ढांचे, स्वास्थ्य व्यवस्था को खाक में मिला दिया है। वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, अस्पताल बेड की कमी, इंजेक्शन की कमी इस बात का जीता जागता सबूत है कि भाजपा जनसेवा वाली सरकार नहीं बल्कि जानलेवा सरकार है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना कि केंद्रीय सरकार कब जागेगी, वास्तविकता को कब देखेगी, ये दर्शाता है कि भाजपा एक पत्थर दिल और बुज़दिल सरकार है और एक मोटी चमड़ी वाला रवैया है। कोरोना आज जंगल में लगी आग की तरह इसलिए फैल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कोरोना से भिड़ना नहीं बल्कि विपक्ष से भिड़ना है और रैलियों में भीड़ जुटाने में लगा हुआ है। भाजपा कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन सप्लाई करने की बजाय आज आग में घी डालने का काम कर रही है, बंगाल में इलेक्शन रैलियां करवा के। एक तरफ पूरे देश की जनता कोरोना से त्रस्त है, दूसरी तरफ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मस्त है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आईसीयू बेड की दिक्कत है। हमने केंद्र सरकार से 700 से 800 आईसीयू बेड देने का अनुरोध किया है। दिल्ली में पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की गंभीर समस्या चल रही है। कल 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी नहीं आ पाया था और इसलिए कल बहुत गंभीर समस्या आ गई थी। कल 24,638 24,638 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रही 31.28%। 80,000 के करीब टेस्ट किए गए। दिल्ली में अभी भी और पूरे देश में भी कोरोना भी रफ्तार कम नहीं हुई है। कल देश के अंदर आज तक के हाईएस्ट 3 लाख को क्रॉस कर गया। 3,15,000 आए हैं, जो दुनिया में भी सबसे ज़्यादा है। तो अभी कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है पूरे देश में। आईसीयू बेड्स की बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे। हमने उनसे डिमांड की है कि भी 7,000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दी जाए। अभी उन्होंने 2,000 के आसपास दिए हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दो, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। सर, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में क्या चेंज आया है? कुछ बेड्स बढ़ाने की बात? बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु दिल्ली में देखो पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन की बहुत गंभीर समस्या चल रही है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेशन बढ़ाई है। अभी सभी राज्यों की एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो दिल्ली का जो कोटा फिक्स किया था वो कम था, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि हम ऑफ सेंटर और खोल रहे नहीं खोल रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कल कोटा बढ़ाया। देखिए अब कल रात तो सारी रात क्राइसिस रहा, पूरी रात मैं खुद भी लगा रहा। कई अस्पतालों के अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो सब जगह थोड़ी। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शाम 4 बजे प्रदेश के कई कामगार संगठनों के साथ बैठक करेंगे। और बता दें आपको ये कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद कामकाज पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। ऐसे में सीएम उनसे सहयोग की अपील भी कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली और हरियाणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 22 अप्रैल से 45 दिनों की गर्मी की छुट्टी रहेगी। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी राजकीय और निजी स्कूलों में 22 अप्रैल से 6 जून तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि जो शिक्षक कोविड-19 से लड़ने के अभियान में लगे हुए हैं, वे अपने प्राधिकारी जैसे कि जिला कलेक्टर या उपमंडल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही छुट्टी का लाभ उठा पाएंगे। शिक्षकों की अलर्ट मोड पर रहने और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्हें आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी दी जा सकती है। और हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बता दें कि वे 17 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आए थे और अस्पताल से निकलते हुए उन्होंने कहा, मैं इलाज के बाद अब स्वस्थ हूं। मैंने आज शाम 4 बजे कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है।
तो आपको बता दें कि येदियुरप्पा पिछले 8 महीने में दूसरी बार कोविड-19 की चपेट में आए थे और पिछले वीरवार को जांच करवाने के बाद वे नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और आपको बता दें कि अगले दिन शुक्रवार को वे दोबारा जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बता दें आपको ये भी कि बीएस येदियुरप्पा इससे पहले 2 अगस्त 2020 को भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। तो वहीं येदियुरप्पा पिछले साल भी संक्रमित होने के बाद 9 दिन तक मणिपाल अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने 12 मार्च को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली थी और उन्हें भारत बायोटेक की वैक्सीन दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के सीसीआई के आदेश के खिलाफ दायर फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को वीरवार को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना विवेकपूर्ण होगा। लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश विकृत या अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला नहीं होगा। अदालत ने कहा है कि उसे फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है। और आपको बता दें, जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। बता दें आपको ये कि सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिकाओं में सीसीआई द्वारा नई निविदा नीति की और जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी। तो बिहार में बेलगाम हो चुकी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कंट्रोल पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और इसके लिए अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों की फौज उतार दी है। दरअसल तेजस्वी ने अपने पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े 13 डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वो महामारी के इस दौर में संक्रमित मरीजों का इलाज करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इन 13 डॉक्टर के नाम के साथ इनके मोबाइल नंबर को भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक यह सभी डॉक्टर टेली मेडिसिन कार्यक्रम के जरिए मरीजों का मुफ्त में इलाज करेंगे और उन्हें दवा बताएंगे। और वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 डॉक्टरों की लिस्ट जारी कर दी गई है जो महामारी के इस दौर में मुफ्त में कोविड-19 से जुड़े मामलों में कंसल्टेंसी देंगे और संक्रमण से जुड़े जरूरी बातों के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB।
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में के कांठ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश कुमार चुन्नू और उनका बेटा विक्रांत सिंह ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें पिता पुत्र दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आपको बता दें, जिसके बाद बीजेपी विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने कोरोना के खतरे को देखते हुए वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पंचायत चुनाव में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। विधायक द्वारा कोरोना काल में भी जनता की मदद करने के लिए प्रतिदिन अपने कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर फरियादों की समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। बता दें आपको ये कि विधायक राजेश कुमार ने वैक्सीन भी लगवाई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी विधायक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में भी अब ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। अस्पतालों के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीज को कहीं और ले जाए। लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया ये है कि निजी अस्पताल ऑक्सीजन न होने की वजह से मरीजों को एडमिट नहीं ले रहे हैं। और लखनऊ की गोमती नगर स्थित निजी अस्पताल मेयो के प्रदेश सरकार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। मेयो अस्पताल की तरफ से सीएमओ को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर जल्द से जल्द सप्लाई देने की मांग की गई है। ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से तमाम मरीज हाल बेहाल भी हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौतें भी बड़ी तेजी से हो रही हैं। ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से कम होती है और तब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, ऐसे मौके पे प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं कि अपने मरीज़ को ले जाइए, हमको गैस नहीं मिल रही। इस संबंध में रोज़ मेरे पास सैकड़ों की संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जब मैंने इस संबंध में 2 गैस के मालिकों से बात किया तो ऑक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले उन दोनों मालिकों ने बताया कि हमारे ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर का बड़ा दबाव है कि चाहे कोई भी मरे, प्राइवेट अस्पताल में आपको ऑक्सीजन नहीं देना है, आप केवल सरकारी अस्पतालों में दें। इस संबंध में आज मैं वर्तमान समय में जो ड्रग इंस्पेक्टर चार्ज लिए हुए हैं उनसे जब मैंने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी पे रोक नहीं लगा रखी है और अगर किसी पे रोक नहीं लगा रखी है तो फिर ये गैस क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि उन लोगों ने यही कहा कि रोक लगा रखी। मैं ऑक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले लोगों से ये अनुरोध करता हूँ। महाराष्ट्र पालघर जिले के भायंदर जोन 1 के डीसीपी अमित काले ने नेतृत्व में नया पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचने वाले युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी के मुताबिक युवक और युवती एक इंजेक्शन को 16,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डमी ग्राहक भेजकर दोनों आरोपियों को इंजेक्शन बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हम सभी को पता है कि पूरे स्टेट में अभी रेमडेसिविर का शॉर्टेज है। इसके चलते हुए कुछ लोग जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी। टोटल 5 इंजेक्शन जो है हमने 2 आरोपियों से सीज किए हैं, एक जेंट्स और एक लेडी, ऐसे 2 आरोपी है। एक इंजेक्शन 16,000 रुपये के रेट से लोग बेच रहे थे, तो हमने उसमें बोगस कस्टमर बेच के इसकी कार्रवाई की। अभी जेंट्स आरोपी जो जिसको हिरासत में लिया है उसको रिमांड के लिए हमने भेजा है। इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व है, इन्होंने स्टॉक कहाँ से लाया था और किस तरीके से इनका काम चलता था, इसके बारे में हमारी तहकीकात जो है अभी शुरू है। आईपीसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और इतर सेक्शन के तहत हमने मामला दर्ज किया है। और तो वहीं पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य ने टीका लगने के बाद संक्रमितों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की है। आपको बता दें कि इसके अनुसार टीका लगवाने वाले 10,000 में से 2 से 4 लोग संक्रमित हुए हैं। और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया ये है कि देश में अब तक 93,56,536 ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है, जिनमें से 4,208 संक्रमित पाए गए हैं।
वहीं 17,37,178 में से 695 दूसरे डोज के बाद संक्रमित हुए हैं और जबकि 10,03,02,745 ने कोविशील्ड की पहली डोज ली थी और इनमें से 17,145 संक्रमित हुए हैं। तो वहीं 1,57,32,754 ने दूसरी डोज ली थी, जिनमें से 5,014 वायरस की चपेट में आए हैं। और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि टीका लेने के बाद संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन मरीज के गंभीर हालात में पहुंचने की आशंका बेहद कम रहती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 40% से अधिक बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। तो वहीं अब तक 87% स्वास्थ्य कर्मचारी पहली डोज ले चुके हैं। इनमें से 80% ने दूसरी डोज लेकर महामारी से बचाव किया है। और इनके अलावा 79% फ्रंटलाइन कर्मचारियों को पहली डोज लगी है, जिनमें से 81% ने दूसरी डोज लेकर वैक्सीन का कोर्स पूरा कर लिया है। तो यूपी में चल रहे 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अमेठी जनपद में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, जिसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशी दमखम के साथ मैदान में डटे हुए हैं और तेजी से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चुनाव प्रचार में हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और वहीं एक मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के परसावा गांव में देर शाम देखने को मिला है, जहां पर ग्राम के प्रधान पद के प्रत्याशी के घर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली चलाने का मामला अमेठी कोतवाली में आया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने इसकी लिखित रूप में तहरीर अमेठी कोतवाली में दी है और मामले में संदिग्ध परिस्थितियों में हुए इस गोलीकांड के बाद अमेठी कोतवाली पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरी दादी यहाँ पे बैठी थी, मेरी से छोटी बहन, हम लोग अंदर थे किचन के पास और मेरी सबसे छोटी वाली बहन वहाँ उधर गई थी और हम वहाँ से जब वो गोली चली तो हम सोचे मेरे घर की कोई लाइट टूटी, तो हम अब वहाँ देख रहे थे तो फिर दूसरी बार दगी, तो फिर हम जैसे वहाँ सामने आए तो वो वहाँ से वापस ऐसे कोई जा रहा था, तो हम यहाँ आए तो हम सोचे मेरी दादी को जब वहाँ कांच टूटा तो मुझे लगा गोली चली, फिर हम दादी को देखने आए कि दादी को शायद गोली लग गई, फिर हम दादी को लेके अंदर चले गए, फिर सब लोग आए, बड़ी मम्मी लोग, फिर कितनी बार चली? 2 बार, एक बार वहाँ चली, एक बार कहाँ पे चली पहली गोली? पहली वाली शायद वहाँ चली जब कांच टूटा अंदर गिरा, और पहली वाली दूसरी पता नहीं कहाँ चलाई, लेकिन मेरी पत्नी ग्राम सभा परसावा से पत्नी प्रधान का उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़ रही है। मैं प्रचार के लिए कुछ लोगों के साथ गांव में निकला हुआ था, गांव में प्रचार करके घर लौटने वाला था। अचानक मुझे फोन गया कि आपके घर पे गोली चली हुई है। मैं दौड़ कर आया तो देखा यहाँ पे हमारा शीशा कांच खिड़की का टूटा हुआ था और भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, जो फोन गया था वो आपके परिजनों द्वारा गया कि कोई नहीं, मेरे परिजनों द्वारा गया था। अच्छा जी, ठीक। तो आपने इसकी शिकायत अमेठी कोतवाली में की? जी, हमने कोतवाली में किया, लेकिन अभी तक कोई थाने। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जालौन में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इस वर्ष के पंचायत चुनाव से यहां के ग्रामीणों में एक बार फिर से विकास की उम्मीद जगी है। और आपको बता दें, बात कदोरा विकास खंड के गांव की करें तो आपको बता दें कि वहां आबादी लगभग 6000 है, जहां करीब 3000 वोटर इस बार मतदान करेंगे। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है और गांव की जर्जर सड़कें, बदहाल तालाब यहां की दुर्दशा बयान करता है। और इसके अलावा गांव में अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि वह इस बार प्रधान पद का ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो कि गांव में विकास का काम करे, सड़कों की हालत बढ़िया हो और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो सके। तो वहीं इस दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों ने भी गांव में विकास कार्य कराने का एक खाका तैयार किया है, जिसके जरिए वह गांव में विकास कार्य कराएंगे। उद्देश्य चूंकि है कि गांव में विकास हो और विकास की कड़ी से मेरा गांव चूंकि अछूता है। लंबे अरसे से प्रधान बनते चले आ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक गांव के विकास के लिए कोई ऐसी कड़ी नहीं बनी जो बहुत ज़्यादा इस गांव को डेवलपमेंट में लिया गया हो। दूसरा एक और है कि यहाँ की मुख्य व्यवस्था खराब है। आज तक
जब से देश आज़ाद हुआ आज तक 2021 आ गई है, लेकिन यहाँ चकबंदी नहीं। क्या चुनाव चलते आ रहे हैं और यहाँ तक अभी ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ जो गांव के विकास का और गांव का नाम हो। ऐसा कोई सौंदर्यीकरण कार्य नहीं हुआ, जिसमें कि जैसे हमारे यहाँ मरगत की बड़ी बहुत समस्या है, शमशान घाट की। किसी भी जात के पास कोई शमशान घाट नहीं, कोई अपने खेतों में जलाता है, कोई तालाबों के किनारे जलाता है। बहुत बड़ी समस्या, छोटे वर्ग के लोगों को जगह ही नहीं मिलती जलाने के लिए। और सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, टंकी बनी हुई थी। शायद हमारे 2 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, इसके पहले बन गई थी वो, तो वो भी ऐसी लाइन डाली गई कि वो बेकार, किसी की सप्लाई नहीं हो पाई, किसी जनता को नहीं मिला। तो जी बहुत सारी समस्याएं। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा प्रधान बने जो गांव का। तो पंजाब में प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने एक सराहनीय पहल की है। यहां फेडरेशन की तरफ से छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कदम उठाया गया है। दरअसल इस बात की जानकारी निजी स्कूल महासंघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी है। फेडरेशन की तरफ से जानकारी दी गई है कि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी अब आगे से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर और छात्रों के लिए प्राउड ऑफ पंजाब अवार्ड की शुरुआत की गई है और यह पहली बार है जब इस तरह की कोई पहल की गई है। प्राइवेट स्कूलों के लिए इस तरह के अवार्ड पहले भी बार शुरू हुए हैं और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। भाग लेने वाले छात्रों और शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑफ प्राइवेट ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6500 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25th ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, तो बाकी स्कूल भी उत्साहित होंगे, बाकी अध्यापक भी उत्साहित होंगे। एक बहुत अच्छा उपराला है। तो सीधे ले चलते हैं अमित शाह की चुनावी जनसभा में। पूरे उत्तर बंगाल के अंदर एक पर्यटन की नई शुरुआत करेगी। जिस नारायणी सेना ने उत्तर बंग से सालों तक मुगलों को दूर रखा, वो नारायणी सेना के नाम पर एक पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मैं आज आप सभी को ये कहने आया हूं कि मोदी जी हर वर्ग के लिए कोई न कोई विकास की योजना लेकर आए। मोदी जी एक किसान सम्मान निधि की योजना लेकर आए, जिसके अंदर हर किसान भाई को 1 साल का 6,000 रुपया मिलता है। 3 साल से ये योजना चल रही, मगर बंगाल के किसानों को ये 6,000 रुपया नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है भाई? क्योंकि दीदी
मानती है कि 6,000 रुपया किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच गया। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।